Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग साथियों? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और तैयारी आपकी सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। स्टडी विद पीएन लोधा पर सभी का स्वागत करूंगा साथियों। साइकोलॉजी के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड के 20 विशिष्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बार बार एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सिगमंड फ्रायड के सभी क्वेश्चनों को मैं एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, ताकि आपके नॉलेज में कुछ विशिष्ट वृद्धि हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, लेवल 1 लेवल 2 के साथ ही जो सेकंड ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन साथियों, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। तो साथियों, बिल्कुल मेरे साथ आप अच्छे से इस टेस्ट को करिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें जो मानव का मस्तिष्क है उसकी तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है, बर्फ की बड़ी चट्टान से की है, और वो जो चट्टान है बर्फ की या बर्फ का वो जो टुकड़ा है वो अधिकांशतः छिपा रहता है। तो साथियों, गुण सिद्धांत तो होगा नहीं, ये गुण सिद्धांत में ये नहीं आता है। गुण सिद्धांत तो शील गुण वाली चीज है। प्रकार सिद्धांत भी नहीं होगा, व्यक्तित्व के प्रकार जिसमें बताए जाते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत भी इसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाएगा, जिसके जनक कौन है साथियों? सिगमंड फ्रायड है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम और इदम व अहम। तो मित्रों, सिगमंड फ्रायड ने देखिए व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इदम प्रकार का, अहम प्रकार का और परम अहम प्रकार का। तो उस व्यक्तित्व का आप आंसर दीजिए कि वो कौन सा व्यक्तित्व है जिनमें इच्छाओं की जो पूर्ति नहीं है, तो उसके अंदर वो चली जाती है कि हमारी कई सारी इच्छाएं हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है सभी की पूर्ति तो हो ही नहीं पाती है, तो फिर हम उसको दमन कर लेते हैं या भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ हो तो वो जो इच्छाएं हैं वो कहाँ चली जाती है साथियों? वो इदम में चली जाती है। किस में चली जाती है? इदम में। इड भी जिसको बोला जाता है। तो अतः इदम को ही इच्छाओं का भंडार ग्रह या दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह कहा जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 2 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। फ्रायड का मत था कि स्वप्न का उद्देश्य, कि व्यक्ति जो स्वप्न मतलब सपने जो देखता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसमें वो इच्छाओं की पूर्ति करता है, आरंभिक अनुभूतियों का प्रत्याहान है, सृजनात्मक चिंताओं की अभिव्यक्ति करना है और स्मृति की वृद्धि करना है। तो मित्रों, सिगमंड फ्रायड का नाम अच्छी तरह से आप सभी ने सुन रखा होगा। व्यक्ति जो स्वप्न देखता है, फ्रायड कहते हैं कि व्यक्ति जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न में जो इच्छाएं वास्तव में पूरी नहीं हो पाती है उनको वो स्वप्न के माध्यम से पूर्ति उनकी करता है, उनको पूरा करता है। तो साथियों, इच्छाओं की पूर्ति करना है, प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। हम स्वप्न क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी अधूरी इच्छाएं हम सपनों के माध्यम से पूरी करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 4 है, फ्रायड के सिद्धांत अनुसार मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चा अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ अधिक करता है और अपनी जननेंद्रियों के आत्म उत्तेजना से सुख की प्राप्ति करता है? मुखावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। तो साथियों, उस अवस्था को क्या कहेंगे? देखिए, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, तो इसमें इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें से यहाँ आपके सामने 4 अवस्थाएं हैं। अब उस अवस्था के बारे में आपको बताना है जिसमें क्या करता है बच्चा? अपने शरीर के साथ ही छेड़छाड़ करके जो उसकी कामोत्तेजना है उसकी संतुष्टि करता है साथियों।
सुख की प्राप्ति करता है, तो साथियों उसको आप अव्यक्तावस्था तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो जो काम वासना है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। मुख्य अवस्था में बालक क्या करेगा, मुख के माध्यम से काम वासना की पूर्ति करता है, जैसे मुख में अंगूठा चूस करके वो उसकी पूर्ति करता है साथियों। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि शरीर के साथ छेड़छाड़ करना। तो साथियों शरीर के साथ छेड़छाड़ करना लिंग प्रधान अवस्था की प्रमुख विशेषता है। आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 5 है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है आरबी केटल, आलपोर्ट, फ्रायड और बिने व साइमन। तो मित्रों जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही किया गया था। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। क्लियर है ये भी, क्योंकि इस प्रश्न में तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि भाई मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये तो सभी को नॉलेज इस चीज की, तो कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत में एक ही नाम आता है, वो है सिगमंड फ्रायड। तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है, तनाव से, चिंता से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से और जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो मित्रों आक्रामक व्यवहार जो व्यक्ति करता है, देखिए इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो साथियों देखिए आक्रामक व्यवहार कब करेगा व्यक्ति, आक्रामक व्यवहार कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई चीज अधूरी है या उसको कोई चीज ऐसी लगी जो गलत है। तो साथियों ऐसे व्यक्तियों में मतलब वो जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उनमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है जेबी वाटसन, पावलोव, स्किनर और सिगमंड फ्रायड। मित्रों व्यवहारवाद के अंतर्गत स्किनर भी आते हैं, पावलोव भी आते हैं और वाटसन कई जगह आता है कि भाई नहीं है लेकिन आते हैं साथियों। बिल्कुल वाटसन भी व्यवहारवादी है किंतु कई जगह गलत होता है लिखा हुआ, लेकिन सिगमंड फ्रायड व्यवहारवादी नहीं है मित्रों, व्यवहारवादियों की गिनती में इनको नहीं शामिल किया गया है। आपका चौथा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न नंबर 7 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन मित्रों, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, विलियम जेम्स, जॉन ब्रोड्स वाटसन, सिगमंड फ्रायड और थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई मनोविश्लेषणवाद का निर्माण किसके द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मित्रों 9वां क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड ने चेतन व अचेतन मन का अनुपात बताया है 1/10 अनुपात 10/9, 10/1 अनुपात 1/9, 10/1 अनुपात 9/10 और 1/10 अनुपात 9/10। तो मित्रों चेतन मन तो कितना होता है, चेतन मन होता है 1/10। कितना होता है, 1/10 चेतन मन होता है। मतलब कहने का तात्पर्य 10%। अपना जो माइंड होता है, माइंड जिसको हम चेतन मन कहते हैं, वो पूरे मस्तिष्क का 10% माना है या 1/10 माना है, और जो अचेतन मन है इसको इन्होंने माना है 9/10। तो साथियों इस प्रकार का ये अनुपात इनका है, मतलब अचेतन मन अपना कितना होता है 90% होता है। विकल्प नंबर 4 सही है, 1/10 और 9/10। 1/10 चेतन मन, 9/10 अचेतन मन मित्रों। तो बिल्कुल चौथा ही सही रहेगा 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। मित्रों बिल्कुल लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखना, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट एग्जाम में मिलने वाला है। 10वां क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति से संबंधित कौन सी परिभाषा फ्रायड ने दी है, गर्भावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिगमंड फ्रायड ने कौन सी परिभाषा दी है, बताइए। काम प्रवृत्ति से संबंधित जो परिभाषा सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है उसका चयन कीजिए साथियों 10वें क्वेश्चन में। तो मित्रों
देखिए बाल्यावस्था में तो जो काम प्रवृत्ति है वो निष्क्रिय हो जाती है या सुषुप्त हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को अव्यक्तावस्था या सुषुप्तावस्था इन्होंने कहा है। अब गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया है, बल्कि बालक जब शेषावस्था में होता है तो उस अवस्था में भी उसकी काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती। ये परिभाषा सिगमंड फ्रायड के द्वारा काम प्रवृत्ति के संबंध में दी गई है। कौन सी अवस्था में होती है साथियों? शेषावस्था में। तो 10वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 11 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो 3 वीडियो आएंगे उसमें हिंदी का टेस्ट आ रहा है 26वां, और साथ में जो आपके समास का टॉपिक है हिंदी में, समास दोनों लेवल के लिए, दोनों लैंग्वेज हिंदी जो फर्स्ट सेकंड है दोनों में है। तो किस प्रकार आपको शब्द को देखते ही आप समास को पहचान सकते हो, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। ट्रिकली जिसको हम कहते हैं, ट्रिकली वीडियो जो होता है वो वीडियो डाला है साथियों। तो इसके बाद वो वीडियो आ रहा है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर अटेंड करिएगा मित्रों, क्योंकि लगभग 15 मिनट में आप पूरा एक टॉपिक क्लियर कर दो। मित्रों देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। फ्रायड ने बाल्यावस्था से संबंधित कौन सी परिभाषा दी है? बाल्यावस्था विद्रोह का काल है, बाल्यावस्था विद्यालय का काल है, बाल्यावस्था मित्रता का काल है, और बाल्यावस्था निर्माण का काल है। तो साथियों सिगमंड फ्रायड के द्वारा बाल्यावस्था के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है उसका चयन कीजिए साथियों। देखिए सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि विद्रोह का काल ये नहीं है, विद्यालय का काल ये नहीं है, मित्रता का काल ये नहीं है। ये चीज़ें तो सिगमंड फ्रायड ने नहीं बताई है, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था निर्माण का काल है। किसका काल है साथियों? निर्माण का काल है। उपरोक्त ये जो चौथी परिभाषा है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा बाल्यावस्था के संदर्भ में दी गई है। तो 11वें क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प इस प्रकार से राइट है साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? इदम, अहम, परम अहम और लिबिडो। तो साथियों लिबिडो तो संतुष्टि तुरंत चाहता है, तो ये तो गलत हो गया। देखिए इदम अहम या परम अहम, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा। क्वेश्चन विवादित भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि ये कोई विवादित क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसका सटीक आंसर है आपके अहम। दूसरा विकल्प जिसको बोलते हैं अपन ईगो, वास्तविकता के नियम पर ये कार्य करता है, आगे पीछे की सोचता है। ये जो ईगो प्रकार का या अहम जो प्रकार है, इसमें मित्रों ये देखा जाता है कि भाई दूसरा को तो कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। मतलब खुद की जो एक तरह से यूँ कह सकते हैं खुद का जो फायदा है वो इसमें देखा जाता है, बट यूँ भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें हम फंस जाए। तो साथियों ये ईगो है जो वास्तविकता के नियम पर कार्य करेगा और जो तार्किक रूप से होता है साथियों, तार्किक रूप से नियंत्रित होता है कि यार जैसे अपन ने कुछ भी चीज़ की, जैसे चोरी की तो लोग पकड़ के पीट देंगे, तो ये क्या है? तर्क दिया जा रहा है, वास्तविकता है ये। और अगर हम यूँ कहेंगे कि चोरी करना बुरी बात है तो वो परम अहम में आ जाएगा, वो वास्तविकता के अलावा वो बहुत कुछ है। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन मित्रों, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक और प्रसुप्ति। तो साथियों कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहेगी, मतलब जब बालक 6 से 12 या बाल्यावस्था में रहेगा साथियों, तो उस अवस्था में बालक में कामेच्छाएं लगभग निष्क्रिय या सुषुप्त रहती है। तो इसको सिगमंड फ्रायड ने मुखीय नहीं ही कहा है, गुदीय भी नहीं कहा है, लैंगिक भी नहीं कहा है, बल्कि इसको प्रसुप्ति या फिर अव्यक्ता अवस्था या फिर सुषुप्ता अवस्था के नाम से बताया है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? इदम, अहम, सूक्ष्म अहम, परम अहम। तो इंद्रिय सुख, तो साथियों इंद्रिय सुख, इंद्रियों से संबंधित जो सुख की प्राप्ति हमें होती है, इनका भंडार ग्रह इदम में होता है। कहाँ होता है साथियों?
इदम में होता है। इड जिसको हम कहते हैं, इसके पहले जो प्रश्न आया था कि भाई दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह किसको कहते हैं, इदम को। और इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह भी किसको कहा जाता है, इदम को ही कहा जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 14 में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर मित्रों। 15वां क्वेश्चन क्या है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व और दबाव। तो साथियों ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसमें द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता क्योंकि द्वंद्व जैसी चीज इन्होंने नहीं बताई है। अब देखिए मनोविश्लेषण का मानना है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पूछा है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा जो ईगो है, ईगो मतलब अपना जो अहम है, इड पर आच्छद रहता है। किस पर, इड पर आच्छद, आच्छद मतलब आश्रित रहता है। तो साथियों इसको आप सुपर ईगो नहीं कह सकते बल्कि इसको कहा जाता है दबाव। क्या कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। चौथा ही विकल्प सही माना गया था एग्जाम में भी, चूंकि यहाँ पर ईगो मतलब क्या होता है, जो अपना अहम है वो इड मतलब जो सुखवादी सिद्धांत है उस पर आच्छद रहता है। क्योंकि साथियों जो अहम प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो आगे पीछे की सोचकर कार्य करेगा। इड प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो सुख के लिए ही कार्य करेगा, ओनली सुख के लिए ही कार्य करता है। तो मित्रों ये जो ईगो है ये इड को दबाव करके या इस पर दबाव दे करके रखता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। बहुत ही विवादित क्वेश्चन इसको आप मान सकते हो। 16वां क्वेश्चन हर जगह आपको यहाँ पर अलग अलग आंसर मिलेगा। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और मजबूत अहम को बनाया जाता है। मित्रों इस क्वेश्चन का देखिएगा, कई जगह आपको चौथा विकल्प देखने को मिलेगा और कई जगह आपको प्रथम विकल्प देखने को मिलेगा। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखिए आरबीएससी ने चौथा सही माना था, मजबूत अहम को बनाया जाता है। ये तो माना था आरबीएससी जो आपके रीट का एग्जाम करवा रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उसने चौथा विकल्प सही माना था साथियों प्रश्न नंबर ये जो 16वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कई बुक में और कई जो लेखक है प्रसिद्ध वो यहाँ प्रथम विकल्प सही मानते हैं, इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मित्रों इदम का मतलब क्या होता है, इड, और परम अहम का मतलब क्या होता है, सुपर ईगो। तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ईगो या अहम कहेंगे साथियों। तो ये संतुलित व्यक्तित्व है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है जो मानते हैं लोग, बट यहाँ पर आपको चौथा ही सही मानना है क्योंकि मजबूत अगर आप अहम को बनाओगे, ईगो को मजबूत बनाओगे तो जो व्यक्तित्व है वो अपने आप संतुलित हो जाएगा। यही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आधार था साथियों इस प्रश्न में चौथा विकल्प मानने को। तो बिल्कुल मैं भी आपको यहाँ चौथा ही विकल्प बता रहा हूँ 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जन्म से 5 या 6 साल, 5 या 6 साल से तरुणावस्था, किशोर अवस्था और चौथा और अंतिम विकल्प है वयस्कावस्था। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि दिए गए विकल्पों में से कौन सी मानी है साथियों? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मित्रों फ्रायड ने माना है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है वहां से लेकर के जब वो 5 से 6 साल के लगभग हो जाता है तो ये व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है साथियों। ऐसा सिगमंड फ्रायड का मानना था। 17वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। फ्रायड के अनुसार जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व तत्व को कहा जाता है अहम, रक्षा प्रक्रम, परा अहम और उपा अहम। तो मित्रों जन्म के समय कि बालक का जब जन्म होता है तो उसका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में उस समय जो तत्व उपस्थित रहता है उसको क्या कहा जाएगा? तो साथियों उसमें परा अहम मतलब सुपर ईगो तो रहेगा नहीं भाई। जब बालक का जन्म हुआ, जब वो पैदा हुआ तभी क्या उसमें सुपर ईगो आ जाएगा? नहीं आ सकता।
तो इसको आप सुपर ईगो नहीं रह सकते, कह सकते। अहम भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि अहम मतलब ईगो, सोच समझकर कार्य करने वाला। अब जन्म लेते ही क्या सोचने समझने लग जाएगा? नहीं, बल्कि उसकी समस्त क्रियाएं किस पर आधारित होगी? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगी साथियों। अतः उपाहम, जिसको हम कहते हैं इड, क्या कहते हैं? इड या इदम। साथियों, ये तत्व व्यक्ति के जन्म के समय उपस्थित रहता है। 18वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। उपाहम का मतलब होता है इड या इदम, इड या इदम होता है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? मुख्य अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था। तो आक्रामकता और धारणात्मकता की अवस्था, मैंने जब आपको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया था यूट्यूब पर, अभी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहो तो देख सकते हो आप साइकोलॉजी के संपूर्ण कोर्स को। तो साथियों, आक्रामकता और धारणात्मकता की अवस्था मैंने अच्छी तरह से बताया था कि गुदे अवस्था को ही आक्रामकता व धारणात्मकता की अवस्था कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, ये जो लाल बटन है इसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें और अंतिम क्वेश्चन पर। बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जरूर बताकर जाइए साथियों। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक और प्रसुप्ति। तो जी हाँ, बिल्कुल प्रसुप्ति अवस्था में ही काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से कैसी रहती है? निष्क्रिय। तो ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने सिगमंड फ्रायड के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना भी नहीं भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।